Hello dear students, welcome back to our channel Basic Learning Academy. This is discussion part episode 2 chapter acids, bases and salt CBSE class 10th. तो आज के इस एपिसोड में हम ये तीनों टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हम एसिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर डाइल्यूटिंग एसिड मतलब एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे डाइल्यूटिंग एसिड में। उसके बाद नेक्स्ट है टू नो मोर अबाउट एसिड्स। एसिड्स के बारे में कुछ अधिक जानकारियाँ हमें जाननी है, जैसे कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में कॉमन क्या होता है। तो ये सारी बातें हम ये थर्ड पॉइंट में जानेंगे, थर्ड टॉपिक में जानेंगे, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और ये टॉपिक के ज़्यादा आज का पूरा एपिसोड ही मज़ेदार होगा क्योंकि आप मज़ेदार बच्चे हो। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो के मज़े लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि एसिड्स के पास सावर टेस्ट होता है। जितने भी एसिड्स होते हैं एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, जितने भी एसिड्स हैं सारे के सब का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था एसिड के बारे में। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए ये दूसरा हो गया प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एसिड सॉल्यूशंस। एसिड सॉल्यूशंस मतलब जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है सब के बारे में होता है। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन हैं वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब वो सॉल्यूशन जो एसिडिक सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने के लिए एलो कर देता है कि हाँ भाई आप पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ नंबर देखिए क्या है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ही होगा। ये प्रॉपर्टी है एसिड का। तो मेटल, एसिड, साल्ट और हाइड्रोजन। अब देखिए जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वह साल्ट का फॉर्मेशन हुआ और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुआ। कहा गया कि टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे जिंक मेटल है, H2SO4 एसिड है, एक्वस। अब देखिए ये दोनों जब रिएक्ट किया तो जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा के ये सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन अलग हो गया और ये हाइड्रोजन। और यदि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला वीडियोस देखा है, आपने यदि उस चैप्टर के सारे वीडियोस देख ली हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है आप मुझे बताओ। ठीक, आप बता दोगे। उसके बाद अब देखिए ये जो है ये चारों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आगे और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो आप यहाँ पे कोई भी मेटल्स ले सकते हो। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब देखिए इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं तो एक्चुअली में जैसे ब्रास वेसल हो गए और या फिर कॉपर के हो गए वेसल, तो इन सबों में हम लोग सावर मतलब कि खट्टा खाना नहीं रखते। कोई भी खट्टा खाना जैसे कि दही हो गया, इन सबों को नहीं रखते क्योंकि उसमें एसिड्स पाए जाते हैं। और जब एसिड उनके साथ रिएक्ट करता है तो एक पॉइजनिंग फूड का निर्माण कर लेता है। पॉइजनिंग फूड, अब ज़्यादा नमक खाओगे तो पॉइजन तो होगा ही, वो पॉइजन ही है एक्चुअली। तो पॉइजनिंग फूड बना लेता है और जिसके कारण क्या, यदि हम खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और फिर हमारी, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो होते हैं मेटल की वेसल्स में हम लोग खट्टा चीज़ नहीं रखते एक्चुअली में,
तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, मैं यहाँ पे एकदम साफ साफ आपको लिख दूंगा और आप उसे चपोर लोगे। तो ये समझ में आ गया ना। तो आगे मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नोट वाली बात है, तो एक चीज आप नोट करोगे, ये जितने भी मैंने अभी लिखा है यहाँ पे आप नोट करोगे, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज आगे मूव ऑन करूंगा। तो ये नोट वाली बात है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि कर्ड एंड अदर सावर फूड स्टफ्स, चाहे दही हो या फिर और भी कोई खट्टा सामान, खाने का सामान हो, जैसे कि वेनिगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इन सबों को इट इज शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स लाइक कॉपर वेसल और ब्रास वेसल। अब इन सबों खट्टे सामानों को, खट्टे खाने को हम लोगों को कोई भी मेटल वेसल में नहीं रखना, मतलब कि मेटल वाली बर्तनों में रखनी नहीं चाहिए, जैसे कि कॉपर वेसल हो गया, ब्रास वेसल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सावर फूड स्टफ्स कंटेन एसिड्स, क्योंकि वो खट्टा होता है, और खट्टा होता है इसका मतलब कि एसिड्स उसमें मौजूद हैं, और उसमें एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि विच कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द वेसल, जो कि उस वेसल के मेटल, जिस मेटल से वो वेसल बना है, उस वेसल के मेटल से वो रिएक्ट करने लगता है, और वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाता है विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज आवर हेल्थ, जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है और हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो मेन बात यह है कि आप लोग कभी भी, क्योंकि आप लोग साइंस के बच्चे हो, और साइंस के बच्चे हो तो आपको मैं एक बात बता दूं, साइंस सिर्फ आपके किताबों के लिए या फिर आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कभी भी कर्ड या फिर सावर सब्सटेंसेस को, सावर फूड स्टफ्स हैं, उनको कभी भी मेटल वेसल में नहीं रखना चाहिए। तो आप भी अपने छोटे बच्चों को या फिर कोई भी घर में यदि कोई है जिन्हें ये बात मालूम नहीं है, तो उन्हें, या फिर कोई आपकी फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप ये बात बताओगे कि ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग के का कारण हो सकता है, रिएक्ट कर जाता है। तो ये सारी बातें भले उन्हें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप समझाने का कोशिश करोगे और खुद आप अप्लाई करो, क्योंकि आप तो साइंस के स्टूडेंट हो ना भाई। हाँ, साइंस के स्टूडेंट हो तो अपने लाइफ में यदि आप इसे उतारोगे तो आपको आसानी से याद होगा। यदि आपने एक दो बार किसी को बता दिया कि हाँ भाई ऐसा बात होता है, तो ये चीज आप जिंदगी में फिर कभी भूलोगे ही नहीं। यदि आप इसे याद करने की सोचोगे, इतना लंबा लाइन है याद कर लूं, और याद करके फिर, तो वो भाई मुश्किल हो जाता है हल्का सा। यदि आप इसे अपने डेली लाइफ में उतारना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, लोगों को बताओगे तो अच्छा रहता है, तब आपको आसानी से याद भी हो जाएगी, साथ में साथ आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो समझ में आ गया ये। हम आगे मूव ऑन करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब न्यू प्रॉपर्टी देखिए एसिड की। तो एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब कि जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये सब मेटल कार्बोनेट होता है। एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर मेटल बाइकार्बोनेट बोलिए, बात एक ही है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पिछला जो आपने देखा था एग्जाम्पल, उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा। साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि एक सॉलिड है, और जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो NaCl एक्वस फॉर्म में निकलता है। कभी भी सॉलिड मत लिखना, NaCl एक्वस फॉर्म में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस और वाटर निकलता है। तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है, वाटर निकला। अब देखिए, यदि वह बाइकार्बोनेट के साथ, यदि एसिड बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट किया तो भी सेम बाय प्रोडक्ट्स ही निकलेंगे। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो भी NaCl ही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, वाटर ही निकलता है। यहाँ भी NaCl ही निकला, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला और वाटर ही निकला। लेकिन जो बैलेंसिंग होगा, बैलेंसिंग का तरीका अलग अलग होगा भैया। यहाँ पे देखिए Na2 है तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो बैलेंस आप खुद से करोगे, बैलेंस मैं ही कर दूं, सब काम मैं ही करूँ तो आप क्या करने वाले हो। वैसे भी डिस्कशन पार्ट आने में थोड़ी लेट है, डिस्कशन पार्ट बोल रहा था, कैलकुलेशन पार्ट आने में थोड़ी लेट है फर्स्ट चैप्टर की, क्योंकि पहले ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चैप्टर का। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम 2 यहाँ पे एटम है तो यहाँ पे 2 बनाना है मेरे को। अब क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बन गया तो भैया यहाँ पे क्लोरीन 2 बना दो। हाइड्रोजन 2 बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ही यहाँ पे। ऑक्सीजन देखो उधर ऑक्सीजन 2 और 3 है और इधर ऑक्सीजन 3 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की बात करें तो कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है, सब तो बैलेंस हो ही गया जी। चलिए एक बार मिला लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो हम सोडियम से स्टार्ट, मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल 2 Na2 कार्बन 1 और कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, HCl2 है ना, तो यहाँ भी क्लोरीन 2, मतलब बैलेंस हो गया। आप देखिए नीचे देखिए मेटल बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3 सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, रुके यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 हाइड्रोजन हो गया इसीलिए यहाँ पे 2 है। आप देखिए क्लोरीन की कार्बन की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो ही गया, हाइड्रोजन, अब क्लोरीन भी हो ही गया साथ, क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 1। तो ये बैलेंस्ड था, देखा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, ये अनबैलेंस्ड था। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड करेगा अनबैलेंस्ड हो गया और इसके साथ बैलेंस हो गया। अब सबों के साथ ऐसा नहीं होता है बैलेंस अनबैलेंस, सभी एग्जांपल्स में ऐसी बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे हो गई कोई दिक्कत। तो ये अंतर आपने देखा, वैसे कुछ अंतर था ही नहीं, सेम बाय प्रोडक्ट्स निकले, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंतर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड निकले, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड निकला, लेकिन निकला तो सही भाई, 1 निकले 2 निकले, निकला तो सही। चलिए तो समझ में आ गया, ये आपको एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहता है, तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब देखिए एक बात आपको बता, बहुत बच्चे अभी शायद कमेंट करें या सोचें, यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट है, हाइड्रोजन गैस का भी एक्सपेरिमेंट था, पॉपअप साउंड निकलता है, मोमबत्ती जलाएंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस, पिछला एग्जांपल जो मैंने बताया था, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आगे में मोमबत्ती जलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करेगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं करके बताऊंगा, उसका एक अलग से एपिसोड बनेगा, और उसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी अलग से एपिसोड बनेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, जो पढ़ रहा हूँ सिर्फ पढ़ने का और मस्ती करने का, कोई दिक्कत। तो समझ में आ गया ये वाला चीज जी, वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अभी मैंने जो आपको बताया था प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी में मैं आपको एक एक्सप्लेन अलग से एक बात बताता हूं। वो बात ये है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला था ना, अभी मैंने मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा, मेटल बाइकार्बोनेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला था। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं, लाइम वाटर मतलब, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर की फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करवाई है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। तो लाइम वाटर के थ्रू यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है, तो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक वाइट प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेट बनता है वहां पे एक वाइट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये कौन सा रिएक्शन है, आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं बता दिया प्रिसिपिटेट, तब तो आप बता ही दोगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है जी। तो ये समझ में आ गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं इससे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वहां पे,
जो कि एक प्रिसिपिटेट है, वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये इसका कलर जो होता है मिल्की हो जाता है और वहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पास करवा दी जाए, यदि लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पास करवा दी जाए तो ये तो रिएक्शन हुआ ही, उसके साथ साथ जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, अब यह कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करने लगता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट भी जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो था ही निकला तो, और वाटर तो था ही, और कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो कि सॉल्यूबल है वाटर में, इसलिए मैंने एक्वस लिखा है। एक्वस मतलब क्या, वाटर में सॉल्यूबल होगा। तो ये जो है ये क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के से पास करवाया गया तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की में बदल गया, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हुआ एक वाइट प्रिसिपिटेट का, और वो वाइट प्रिसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रिसिपिटेट बना और साथ में वाटर भी रिलीज हुआ। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया गया तो यदि इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रो लाइम वाटर, आप यहाँ पे थ्रो लाइम वाटर भी लिख दो, अच्छा रहेगा। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दिया गया लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर से पास करवाया गया तो ये तो बना ही, उस बीकर में ये तो बन ही गया, और बनने के साथ साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बना देगा जो कि वाटर में सॉल्यूबल है। ये एक एक्स्ट्रा बातें थी, ये कोई ये मतलब कि इसी प्रॉपर्टी में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उसी के बारे में मैंने बता दिया। मुझे लगता है शायद आज कंप्लीट होगा। अब जब तक डिटेल में नहीं बताता हूँ तो ये मन नहीं लगता है, क्या बतावे, डिटेल में बताना जरूरी है ना जी, आपके लाइफ का सवाल है ना, खेल नहीं सकते हैं आपके लाइफ से। तो समझ गए कि नहीं? तो आप इसे जल्दी से उतारो, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए एसिड्स जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड्स जब बेसेस के साथ रिएक्ट होती है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगला एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ भी यदि रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। साल्ट एंड वाटर, अब पिछले जो मैं इससे पिछला जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, उसमें भी साल्ट एंड वाटर बनता था, लेकिन उसके साथ साथ एक और बाय प्रोडक्ट बनता था जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि एसिड के साथ जब मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर भी बनता है। तो साल्ट एंड वाटर तो वहां भी हुआ, लेकिन एक और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया। और सबसे इससे भी पहले जो मैंने बताया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यदि कोई मेटल में यदि एसिड मिल जाए, एसिड्स देखो एक बहुत ही आसान तरीका, कभी कभी कोई टीचर जो है वो पूछ भी लेते हैं, तो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि पूछ लें कि सब्सटेंस दिया गया है, हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है कि नहीं? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप मेटल को ले जाओगे वहाँ, यदि मेटल को ले जाने के बाद हाइड्रोजन गैस वहाँ इवॉल्व हुआ तो वो हो गया भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ही, तब एसिड है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? मतलब कि एसिड्स में कॉमन होते हैं हाइड्रोजन गैस, आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए पहले आप। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी साल्ट एंड वाटर बनेगा, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी साल्ट एंड वाटर बनेगा। अब देखिए एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मेटल एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी साल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल देख लो, HCl एसिड है, NaOH एक्वस, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया है, Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl एक्वस बना लेता है जो कि एक साल्ट है। और यहाँ पे फिर देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक वाटर का, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि एक लिक्विड है।
अब देखिए ये भी बन गया साल्ट एंड वाटर बन गया, यहाँ पे भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट एंड वाटर बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड जब एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये एक सॉलिड फॉर्म में और इसका कलर ब्लैक होता है, याद रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, जब वह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वह कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यहां से कॉपर, यहां पे से क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन। अच्छा, बायोलॉजी में आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने होगी, एल्गी होता है कुछ, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो जो एल्गी ब्लू ग्रीन कलर का होता है उसी वैसा ही कलर का ये कॉपर क्लोराइड। ये एल्गी नहीं है, ये कलर में मैंने कलर की बात की भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने होगे, तो वही उसी कलर का ये कॉपर क्लोराइड भी रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखिए तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ लिक्विड, तो मतलब कि अब फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो भी साल्ट एंड वाटर, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी साल्ट एंड वाटर। तो इसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं है। आप देखिए एक बात समझ में आ ही गया होगा, कैसे नहीं गया आपको, हम पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ पे अब बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस अगर है या नहीं है तो बैलेंसिंग आप खुद से करो। कितना में बैलेंस करो, हाइड्रोजन एक, यहाँ 2, चलो ठीक है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन एक, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हो तो गया। मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आगे देखिए, कॉपर एक, क्लोराइड 2, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, चलो हो गया बैलेंस। बस यहाँ पे मैंने 2 लिखा और बैलेंस हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये दोनों जो हैं, ये अभी तक मात्र कुछ ही मैंने बताया है प्रॉपर्टीज, अच्छे प्रॉपर्टीज। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं, समझना है आपको। हाँ, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमको शौक नहीं बोलना। पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मैंने मेटल हाइड्रोक्साइड भी बता ही दिया। अब बच्चों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेटल हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में बेस ही है। बच्चे कंफ्यूज करते, कभी कभी समझ में नहीं आता उनको, मेटल ऑक्साइड हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं हुआ। वैसे ये कोई खास बात मैं बताने नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे एक केस है तो वो केस बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने सोचा मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले ही लिया जाए। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस ही है। कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाए वो बेस ही है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। आप देखो मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मेटल हाइड्रोक्साइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो यहाँ पे साल्ट MgCl2 और वाटर H2O लिक्विड बनाता है, कोई दिक्कत। अब ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और ये एंटी एसिड है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये बेस तो है ही, तो बेसिक नेचर का होगा ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी होती है, मतलब कि एसिड की मात्रा जब हमारे स्टोमक में बढ़ जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कोई एंटी एसिड्स लेते हैं, तो वही एंटी एसिड में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो वह जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl वहाँ पे है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो सलाह करूँगा आप इसे खाने का, मतलब मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी बातें होती हैं। तो एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो MgCl2 बन जाता है और वाटर बन जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना, समझ में आने गया ये चीज़। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर। एसिड के पास कोरोजिव नेचर होता है, कोरोजिव नेचर। अब इस एसिड को आप यदि कपड़े पर गिरा दो
या फिर आप अपने हाथ पे गिरा दो, तो वो क्या करेगा कि आपके हाथ को या फिर कपड़े को जला देगा। मेनली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बर्न करते हैं हमारे स्किन को, स्किन पे जब गिराते हैं उसको तो स्किन को बर्न कर देता है, वो अटैक करता है। और जो अपर लेयर होते हैं, कोई भी मटेरियल है जैसे क्लॉथ हो गया, वुड मेटल हो गया, या फिर कोई भी सब्सटेंस हो गए, जैसे कि स्टोन वर्क वाला स्ट्रक्चर होता है, स्टोन वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी पे यदि हम एसिड गिराते हैं तो उसके अफेक्ट के कारण क्या होता है कि वो उसे जला देता है, बर्न कर देता है, जिसके कारण कि हम कहते हैं कि एसिड के पास कोरोसिव नेचर होता है। तो एसिड के पास कोरोसिव नेचर होता है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, या फिर बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड को ही बेस कहते हैं, तो बेस के साथ रिएक्ट करे। तो इन सबों केसेस में सिर्फ साल्ट एंड वाटर देता है, लेकिन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के केस में साल्ट और वाटर तो देता ही है, साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। लेकिन यदि एक और केस जो मैंने बताया था, यदि एसिड मेटल के साथ सिर्फ रिएक्ट करे तो वो क्या देगा, वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता। कोई दिक्कत? तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, तो हमारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आपको एक बात और बता देता हूं, जो बेस होते हैं ना, बेस, तो बेस को एल्कलीज भी कहा जाता है। एल्कलीज बेस को एल्कलीज भी कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक यदि आपको समझने में किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ हो तो जल्दी से नीचे आप कमेंट करके हमें कष्ट अपना बताएं, हम उस कष्ट को दूर करेंगे। नहीं तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फॉलो भी कर लीजिएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है डाइल्यूटिंग एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? तो द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। दिस इज बिकॉज, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब जो कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग जब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन होगा तो वो कैसे होना चाहिए ये बताता है। तो वो होना चाहिए, हम कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाएंगे और धीरे धीरे उसको घुमाएंगे, स्टीर करेंगे, ना कि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देंगे। वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड देना है, मतलब कि बीकर में वाटर है और कंसंट्रेटेड एसिड ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें देके उसको घुमाना है। ये नहीं कि कंसंट्रेटेड एसिड रखा गया है, उसमें जाके पानी जाके ना करके उझल लिए बस हो गए। तो कंसंट्रेटेड एसिड में हम लोग क्या करेंगे, पानी को जाके नहीं देना है। क्यों नहीं देना है उसका मैं रीजन आगे बताऊंगा और उसको आप लिखोगे भी। लेकिन आप पहले ये बात फिर से समझ लो कि जो डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड एसिड का जो डाइल्यूशन होना चाहिए वो हमेशा कैसे होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। वो भी कैसे? ग्रेजुअली विथ स्टीरिंग। तो ये जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड को, ऐड करेंगे वाटर में। वो बीकर में वाटर रखा गया है पहले से, कंसंट्रेटेड एसिड को अब हम धीरे धीरे उसमें हम गिराएंगे और उसको स्टीर करेंगे। नहीं कि कंसंट्रेटेड एसिड में, आगे देखिए, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में जाके वाटर हमको मिलाना नहीं है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, आगे मैं लिखाऊंगा। अभी इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैं समझा देता हूँ। वैसे क्या होता है वो लिख के ही समझाऊंगा, तो आप पहले इसे नोट डाउन करो तो मैं समझाता हूँ आगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने जो अभी बताया था कि वो होता क्यों है, हम लोग वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे डालकर स्टीर करेंगे, ना ही कि कंसंट्रेटेड एसिड में जाके वाटर उछल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब, दिस इज बिकॉज के बाद लिखना है आपको, यहां से ये वाला लाइन नहीं लिखना। दिस इज बिकॉज व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में
देते हैं किस चीज के लिए, डाइल्यूट एसिड को बनाने के लिए, तब जो हीट होता है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो जाता है और इजिली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया जिसमें वो मिलाया गया है। तो इसलिए पहला तो ये रीजन हो गया कि आसानी से धीरे धीरे इवॉल्व भी हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब हम इफ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, यदि हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, ध्यान देखिएगा, टू डाइल्यूट इट, उसको डाइल्यूट करने के लिए, तब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस। जैसे ही हम पानी डाले वैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगा एक बार में। तो इवॉल्व हुआ, दिस हीट चेंजेज सम ऑफ वाटर टू स्टीम। ये क्या कर सकता है, कुछ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है, एकदम फेंक सकता है बाहर की ओर, क्योंकि अंदर कंसंट्रेटेड एसिड है और वो हीट जो इवॉल्व होगा अचानक एक बार में, तो बहुत कुछ वाटर जो होगा वहां से सम वाटर को वो स्टीम में कन्वर्ट कर देगा और वो अचानक बाहर की ओर एक्सप्लोजिवली बाहर की ओर जो होता है, जैसे ब्लास्ट एक्सप्लोज होता है उसी प्रकार से, तो स्टीम एक्सप्लोज होगा, which can splash the acid on our face or clothes। कोई दिक्कत। अब देखिए एसिड्स जो हैं वो हमारे फेस पे आ सकता है कि नहीं, हमारे कपड़े पे आ सकता है कि नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे फेस पर आएगा, कपड़े पर आएगा, तो हमारा फेस जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, यहाँ तक कि इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। यहाँ की यदि ज़्यादा हीट दिया जाए तो क्या होगा, उसके कारण जो जिस ग्लास में वो एसिड रखा गया कंसंट्रेटेड, वो भी ब्लास्ट कर जाएगा, वो भी फूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये समझ में आया, ये आखिर हुआ क्यों, समझ में आ गया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यदि हम लोग वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाएंगे डाइल्यूट करने के लिए उसको, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे एक बार में, और हीट जो होगा, कुछ हीट जो चेंज होंगे तो सम ऑफ वाटर जो होंगे वो स्टीम में एक्सप्लोजिवली एकदम ब्लास्ट की तरह उड़ेगा, स्प्लैश एसिड्स जो होंगे वो स्प्लैश होंगे। तो स्प्लैश होने के बाद यहाँ पे स्प्लैश एस, यहाँ पे एस लिख लीजिए, तो स्प्लैश होगा, तो SPLASH, स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस। वहां उछल के वो मतलब कि छिटक के वो हमारे फेस पर आ जाएगा, हमारे कपड़े पर आएगा, हमारा फेस जल सकता है, कपड़ा जल सकता है, नया पहना रहे हैं अगर तो पुरनको रहेगा पहना हुआ तो जलबे करेगा भैया। तो क्यों हम खराब करें अपने फेस को, अपने क्लॉथ्स को। इसीलिए आपको सावधानी बता रहे हैं हम, इसको अपने जीवन में उतारिए, सिर्फ याद नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं। एंड कॉज एसिड बर्न्स, और इसके कारण हम एसिड क्या करता था, जला सकता है हमको। इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ज्यादा हीट के कारण क्या होगा, वो ग्लास कंटेनर भी हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। तो आपको करना क्या है, ये तो समझ लिया आपने, आपको तो लिखना ही है। लेकिन आपको एक काम करना है, यदि आप बाय चांस कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको दीजिएगा और मिलाइएगा, यह नहीं कि कंसंट्रेटेड एसिड में जाके वाटर। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा डाइल्यूटिंग एसिड का टोटल जो भी हम पढ़ रहे थे। समझ में आ गया ये चीज, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक था टू नो मोर अबाउट एसिड्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा जी। तो ये एपिसोड आधा अधूरा तो नहीं बताना है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।